students, today in this video we are going to read poem After Apple Picking written by Robert Frost। आज के इस वीडियो में हम आफ्टर एप्पल पिकिंग इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको इसमें वीडियो में मिलेगा। 1 मिनट का वीडियो स्किप न करें। अच्छा वीडियो वही होता है जिसमें डिटेल में बताया गया हो, आप टाइम की चिंता न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई, वाज फेमस अमेरिकन पोइट, बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं। ही डील्ड विद थीम्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड USA, यूजिंग द सेटिंग टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल इश्यूज। उन्होंने न्यू इंग्लैंड अमेरिका का जो एरिया है उसके ग्रामीण क्षेत्र की थीम को लेकर के कई प्रकार के कविताएं लिखी हैं। उनका जो सोशल और फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, उस इलाके के सामाजिक और दार्शनिक इश्यूज भी उन्होंने अपनी कविताओं में एग्जामिन किए हैं। हिज इम्पोर्टेंट पोइटिकल वर्क्स आर, उनके जो महत्वपूर्ण पोइटिकल वर्क्स हैं वो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। ए बॉयज़ विल 1913 में लिखा गया, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में, ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में ही आफ्टर एप्पल पिकिंग पोइम को लिया गया है। माउंटेन इंटरवल 1916, न्यू हैम्पशायर 1923, कलेक्टेड पोइम्स 1930, ए फर्दर रेंज 1936 एंड ए विटनेस ट्री 1942। ये सभी उनके फेमस पोइटिक वर्क्स हैं। एज अ पॉपुलर एंड ऑफ्ट कोटेड पोइट, फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स। एक बहुत ही लोकप्रिय और अक्सर लोग उनकी बातें करते हैं, कोट की जाती हैं उनकी कविताएं। फ्रॉस्ट को सम्मान किया गया 4 बार, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस जो पुरस्कार है पुलित्जर प्राइज, 4 बार उनको दिया गया। हिज पोइट्री इज लार्जली ट्रेडिशनल इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड एक्सक्यूट्स लिरिकल ग्रेस। उनकी कविता बहुत ही पारंपरिक रूप से उसमें मीटर जो का भी बात की गई है और बहुत ही लिरिकल ग्रेस, कविता का बहुत ही अच्छा अनुग्रह हमको उनकी कविताओं में मिलता है। इसके अलावा भी आपको कुछ बैकग्राउंड में हम बताते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि बहुत ही फेमस पोइट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म अभी आपको बताया तो 26 मार्च 1874 को हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। इनका जीवन बहुत ही अभावों से गुजरा क्योंकि उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चल बसे। जब वो 11 साल के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्वास्थ्य भी बड़ा ही खराब था। अपने रिश्तेदारों की मदद से उनकी माताजी को परिवार का लालन पालन करना पड़ा। एक स्कूल में नौकरी करनी पड़ी उनकी माताजी को नौकरी करनी पड़ी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने छोटे होते हुए भी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी माता की मदद की। जैसे ही रॉबर्ट के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फिर हाई स्कूल लॉरेंस भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, स्नातक किया। हाई स्कूल के छात्र होते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ कविताएं लिखी जिनके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। स्नातक बैचलर डिग्री जब उन्होंने ले ली तो उसके 2 वर्ष बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एलिनर मिरियम वाइट से शादी कर ली, जिसने बड़ी बहादुरी से दुख, पीड़ा और अभावों को झेला। उनकी बीवी ने शादी के थोड़े समय बाद ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक बेटा एक बेटी मिले अपनी पत्नी से। अत्यधिक गरीबी, खर्चे तथा माता पिता की मृत्यु और बेरोजगारी जैसे कारणों से उनकी जो कवि रूपी दृष्टि को दबा दिया, क्योंकि एडवर्स पोजीशन थी तो वो उनकी पोइट्री अच्छे से निकल के उस टाइम नहीं आई। परंतु सन 1912 में उन्होंने अपने फार्म हाउस पर जाने का निर्णय किया और अपने कविता रूपी जो उनका मन का भाव था उसकी कल्पना के असीमित आकाश में उड़ने की इजाज़त उन्हें अपने मिली दिल से, जहां उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में काम किए। सबसे पहली कविताएं जो लिखी उन्होंने, जिसका पहला संस्करण ए बॉयज़ विल नामक टाइटल से प्रकाशित हुआ। फार्म हाउस के वातावरण, जो नेचुरल वातावरण था, उसमें वो बिल्कुल जम गए, उनका मन लग गया और उसके फलस्वरूप उन्होंने 2nd, 3rd और भी कविताओं के संस्करण निकाले। और 2nd संस्करण जो था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो 1914 में प्रकाशित हुआ, 1915 में
उसी से उनको स्थायी प्रसिद्धि मिल गई, फेमस हो गए वो, और एक अमेरिकन काव्य रचना के नए युग के नेता कहलाए। रॉबर्ट फर्स्ट को अमेरिकन साहित्य में एक प्रकृति का कवि होने के समान अंग्रेजी साहित्य में जो नेचर पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उससे तुलना उनकी की जाती है। रॉबर्ट फर्स्ट का तीसरा कविता का संस्करण माउंटेन इंटरवल 1916 में निकला था, बहुत प्रसिद्ध हुआ, और तब तक उन्होंने दूसरे जो पोएट थे उनसे अपना स्थान बहुत ऊंचा बना लिया। और सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट फर्स्ट नेचर के, रियलिटी, यथार्थता के और शोक के महान अमेरिकन कवि हैं। 4 बार उनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कई बार विदेशों में भी अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। 1963 में उनके शरीर के विभिन्न अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ये रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में आपने जाना। चलिए अब हम कुछ इस पोएम के बारे में जानेंगे, आफ्टर एप्पल पिकिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग, जिसका अर्थ आप समझें, द फीलिंग और मेंटल स्टेट फॉलोइंग द टास्क ऑफ एप्पल पिकिंग, यानी कि सेब तोड़ने का कार्य करने के पश्चात उत्पन्न मन स्थिति। इस पोएम में आफ्टर एप्पल पिकिंग जो टाइटल है, यानी एप्पल तोड़ लिया, उनका बगीचा था उनके फार्म हाउस पर, तो एप्पल को तोड़ने के बाद जो उनकी मन की स्थिति थी, एक स्वप्न रूपी स्थिति में वो पहुंच गए थे, वो उन्होंने इस कविता में बताई है। उसी को इस कविता में हम देखेंगे। आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये जो कविता है उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। आफ्टर एप्पल पिकिंग कलेक्टेड इन नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज ए वेल नोन poem on man's encounter with natural world, probing the dilemma of his existence. आफ्टर एप्पल पिकिंग जो नॉर्थ ऑफ बोस्टन के कलेक्शन से ली गई है, बहुत ही फेमस पोएम है और जो व्यक्ति की प्राकृतिक दुनिया से परिचय कराती है, आदमी के अस्तित्व की कसम कस जो दुविधा उसके अंदर रहती है उसको वो उसकी जांच करती है। Here the poet gives his reflection on boredom and drudgery. It is aftermath of the task of picking apples. इस कविता में सेब तोड़ने के बाद जो उसकी मना स्थिति हो जाती है, उनीदापन, बोरियत, जो बोर्डम और ड्रगरी, नशा सा चढ़ जाता है, वो इसमें बताया गया है। द वर्क वेरी एप्पल पिकर इज अनेबल टू एंजॉय हिज लाइफ एमिड द प्रिस्टाइन ब्यूटी ऑफ नेचर। ये जो काम थकाऊ उसको लगने लगा बाद में, पहले तो वो पसंद करता था, इस एप्पल पिकर जो सेब तोड़ने वाले हैं वो खुद को जो नेचर की प्राकृतिक सुंदरता होती है उसके बीच में खुद को वो असमर्थ पाते हैं। ट्रैप्ड इन द यूटिलिटेरियन वेज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता का युग है उपयोगितावाद का, उसमें वो फंसे हुए हैं। कंपोज इन फ्री वर्स, ये कविता फ्री वर्स में कंपोज की गई है। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स मूड एंड इंटेंसिटी, कविता अपने मूड और इंटेंसिटी के लिए स्मरणीय है। इट इज़ ऑल्सो एन एंटीथीसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और ये आधुनिक दुनिया का विरोध भी इसमें दिखता है, उसकी बुराइयां भी झलक इसमें दिखती है। मार्क्ड बाय द कल्चर ऑफ एक्सक्रेसिव वर्क फॉर इंक्रीजिंग मटेरियल गेन टू नो एंड। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इसकी 2 लाइनें शुरुआत में जो बताई गई हैं उनको आप पढ़ें। माई लॉन्ग 2 पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड्स हेवन स्टिल, and there is barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick up on some bough, but I am done with apple picking now. यहाँ फर्स्ट जो लाइन है, my long 2 pointed ladders sticking through a tree towards heaven still, इसका मतलब है एक लंबी सीढ़ी है जो आकाश की तरफ उठी हुई सीधी खड़ी है। The long ladder had been left standing straight pointing toward the sky. आकाश का यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है स्काई का, वो एक भौतिक पृष्ठभूमि को दार्शनिकता, मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिया गया है। हेवन का अर्थ मतलब यहाँ है कि फिजिकल सेटिंग की गई है कि सीढ़ी आकाश की तरफ है उसका मुंह। तो इन लाइनों का मतलब है माई लॉन्ग 2 pointed ladders sticking through a tree towards heaven still। इन लाइनों को अब हम देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के रूप में। द्वारा से आप इसको पोएम की लाइनों को पढ़ते रहें, पढ़ेंगे तो आप इसके अर्थ को अच्छे से निकाल पाएंगे। ये कविता जो भी नरेटर है, जो एक सेब इकट्ठे करने वाला व्यक्ति है, सेब
बीनने के बाद उत्पन्न हुए भावों की अभिव्यक्ति से शुरू होती है। यानी जब वो सेब तोड़ लेता है तो उसके बाद उसकी जो मन स्थिति, उसके अंदर जो भाव आते हैं, उसको ये कविता में कवि बताता है। दिन भर सेब तोड़ने के बाद अब वो थक गया है, उसका इस दिन का कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन सेब तोड़ने का उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो कवि बताता है कि उसकी लंबी सीढ़ी एक पेड़ में अटकी आकाश की ओर उठती हुई खड़ी है। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर, लैडर यानी सीढ़ी, स्टिकिंग थ्रू ट्री, स्टिकिंग थ्रू यानी ओपनिंग अप अगेंस्ट द ट्री, जो पेड़ की तरफ खड़ी हुई है। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, और इसके बगल में एक बैरल है। बैरल यानी ए लार्ज राउंड कंटेनर मेड ऑफ वुड और मेटल, लकड़ी या मेटल का बना हुआ एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें कि सेब रखे जाते हैं। सेब रखने का एक पात्र है, बर्तन है, वो पास में रखा हुआ है सीढ़ी के पास में। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बोव, परंतु अभी भी शाखा से कुछ 2 या 3 सेब का टूटना अभी बाकी है। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, डन विथ यानी टायर्ड विथ यानी थक चुका है, परंतु मैं अब सेब तोड़ने से थक चुका हूं, कवि कहता है। तो वक्ता बताता है कि उसकी लंबी सीढ़ी एक पेड़ में अटकी आकाश की ओर उठती हुई खड़ी है। उसने शायद जानबूझकर इसे बाद में सेब तोड़ने के लिए छोड़ दिया, सीढ़ी को छोड़ दिया, ताकि वो बाद में उसकी इच्छा होगी तो वो सेब तोड़ लेगा, तो सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। और सीढ़ी के अतिरिक्त वहाँ पर एक बड़ा बर्तन भी है जो अभी तक सेबों से भरा नहीं गया है, यानी उसमें अभी कुछ सेब होना बाकी है, उसमें अभी कुछ और सेब आ सकते हैं, ऐसा बर्तन है। आई डिडंट फिल बिसाइड इट, यानी उसने अभी भरा नहीं है, इसको बाकी है। पेड़ के डाल पर कुछ सेब बिना तोड़े गए छूट गए हैं, अभी कुछ सेब बचे हैं। देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, बो माने शाखा, अर्थात सेब तोड़ने का कार्य अभी अधूरा है। लेकिन जैसे कि कवि बताता है कि वो सेब जो एप्पल्स हैं उनको बीनते बीनते थक या ऊब गया है और इस कार्य को और अधिक वो करना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, कि अब मैं सेब तोड़ने से थक चुका हूँ, टायर्ड हो चुका हूँ। आगे की लाइनें देखें। इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउसिंग ऑफ, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रू and held against the world of hoary grass। इन लाइनों में आप देखेंगे तो जो कवि है वो थकान महसूस करता है। द स्पीकर फील्स टायर्ड, जाड़ों ठंडों की नींद पैदा करने वाली सेबों की खुशबू उसे निद्रालु बना देती है। यानी जो लाइनें हैं, इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, यहाँ पर वो ये भी बता रहा है कि माहौल जो है वो रात का हो चुका है, क्योंकि दिन का काम सेब तोड़ने का खत्म हो चुका है और अब रात हो चुकी है। और उसे विंटर स्लीप यानी सर्दियों में जो नशा चढ़ता है नींद का, उस तरह का इसेंस उसको फील होता है और वो ऊँघने लगता है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की जो खुशबू है वो उसको आई एम ड्राउसिंग ऑफ यानी कि वो अब ऊँघ चुका है, फीलिंग स्लीपी, वो निद्रा में महसूस कर रहा है खुद को। और सोते समय उसे दृश्य की विचित्रता का स्मरण हो जाता है, यानी जब वो सो रहा है इस उन्नीदेपन में तो उसे एक विचित्रपन, स्ट्रेंजनेस अपनी दृष्टि में लगती है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, जो विचित्रता उसको स्मरण होती है तो उसके पीने के पात्र से अपने द्वारा हटाई गई बर्फ की चादर के माध्यम से वो देखा उसने। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रू एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। यहाँ पर ये जो भी बात की गई है ये सभी कुछ बात सपने में हो रही है, ये आप ध्यान रखें। इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, मतलब द एटमोस्फियर ऑफ द नाइट इज वेड डाउन विद द ड्रोसीनेस और स्लीप दैट मार्क्स अ विंटर नाइट।
जाड़ों की रात में अनुभव की गई जो नींद है सारे वातावरण को बोझिल बनाए हुए है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, मतलब यह है कि जो कवि है उसकी निद्रालु स्थिति के कारण उसे प्रत्येक वस्तु अजीब सी लगती है और वो बिल्कुल वैचिन्य के भाव से अपने मन से दूर नहीं कर सकता उसको। बिकॉज ऑफ द स्लीपी स्टेट ऑफ द स्पीकर एवरीथिंग अपीयर्स टू बी स्ट्रेंज टू हिम and he cannot get rid of feeling of strangeness of the sight he has before him। जिस चीज़ के सामने है उसके अजीबपन को वो महसूस कर रहा है क्योंकि उसे ये सब अजीब लगता है। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो, इसका मतलब ये है कि उसने सुबह उठ कर के द आइस विच हैड स्टक टू द सर्फेस ऑफ द ड्रिंकिंग वेसल वाज रिमूव्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्पीकर। जो जानवरों के पीने का बर्तन होता है, ट्राउ, पानी पीने का बर्तन, उससे उसने उस पर बर्फ जम गई थी तो उस बर्तन पीने के बर्तन की सतह पर चिपकी बर्फ को कवि ने हटाकर इकट्ठा कर लिया था, उसने इकट्ठा कर लिया था। इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्रॉसिंग ऑफ। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कवि अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसका वर्णन करता है। दिन बीत चुका है, रात हो गई है, दिन का कार्य बंद हो गया है और आराम तथा नींद का समय आ गया है। रात्रि इस प्रकार के आराम का समय है। तो कवि के चारों ओर वातावरण नींद से बोझिल हुआ लगता है। एक तो सेबों की जो खुशबू है वो उसको निद्रालु बनाती है। सेबों की गंध नींद लाने वाली दवा के समान है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग की तरह है सेंट ऑफ एप्पल्स। वक्ता की जो इंद्रियां हैं, सेंसेज हैं उसकी, वो शिथिल पड़ जाती हैं, डल हो जाती हैं और दिन भर के परिश्रम के बाद वो ऊँघने लगता है। ही बिगिंस टू ड्रॉ ऑफ टू रिलैक्स आफ्टर द हार्ड एक्सर्शन ऑफ द डे टाइम। अब यहाँ एक सिंबॉलिकली बात की गई है कि निद्रा का अर्थ उस मृत्यु के रूप में लिया गया है यहाँ पर जो आदम और हव्वा, आपने सुना होगा, प्रकृति जो धरती की शुरुआत में हुए, उनके द्वारा प्रतिबंधित एक सेब का फल था, उसको खाने के कारण वो प्रकट हुई थी। ये निद्रा साधारण न होकर के मृत्यु की निद्रा है। इस प्रकार से इसको सिंबॉलिकली बताया गया है। तो अभी लाइनों को आप देखें द्वारा से, तो द स्पीकर फील्स टायर्ड, वक्ता जो कवि है वो थकान महसूस करता है। जाड़ों की नींद पैदा करने वाली सेबों की खुशबू उसे निद्रालु बना देती है और वो ऊँघने लगता है। सोते समय उसे उस दृश्य की विचित्रता का स्मरण हो आता है। जब वो सोने लगता है, सोने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सामने एक विचित्र सा सीन आता है, दृश्य आता है, जो पीने के पात्र से अपने द्वारा हटाई गई बर्फ की चादर के माध्यम से देखा था उसने उस चादर द्वारा बर्फ से ढकी सफेद घास के संसार को देखा था। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, मतलब उसने एक बर्फ की पानी में से सतह परत निकाली और सफेद परत से वो पूरी घास जो नीचे जमीन पर है, सारा जो वातावरण है, उसको उसमें से वो देख रहा है। तो सब कुछ उसको सफ़ेद सफ़ेद लगता है, बर्फ जैसा, यानी कि एक धुंधलापन सा दिखता है। तो नींद का जो नशा है वो इस प्रकार का है कि उसको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, इसीलिए वो कहता है कि सब कुछ स्ट्रेंजनेस है। ऐसा लगता है कि वक्ता नींद के कारण उत्पन्न हुई अस्त व्यस्त मानसिक स्थिति में है, कंफ्यूज स्टेट में है वो। इस नींद के कारण वह एक मंत्र मुग्धावस्था में आ गया है, जिसमें प्रत्येक वस्तु उसको धुंधली लगती है और दिखने में स्पष्ट प्रतीत होती है। आई मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। बर्फ की चादर पिघलने लगी और कवि ने इसको अपने हाथ से गिरकर टूट जाने दिया, लेकिन उसके गिर जाने से पहले वो बिल्कुल नींद के कगार पर था। अपनी इस निद्रा की अवस्था में वो ये बताने के योग्य था कि उसका जो स्वप्न दर्शन है, ड्रीमिंग जो है उसकी, वो क्या रूप लेगी या अपनी नींद में वो किस प्रकार के स्वप्न देखेगा, वहाँ ये बताने की वो बात करता है। आई मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल,
and I could tell what form my dreaming was about to take. अब ये बताएगा कि वो सपने में क्या देखना चाहता है, उन सपने के दृश्यों को वो बताना चाहता है. Magnified apples appear and disappear, stem end and blossom end, and every flake of russet showing clear. My instep arch not only keeps the edge, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sway as the bows bend. अच्छा, आप यहाँ पर ये देखिए कि आपने कभी कोई फल तोड़ा होगा, पेड़ के किनारे सीढ़ियों से आप चढ़े होंगे और आपके नंगे पांव होंगे, तो पैरों से जब सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं और काफ़ी देर तक हम ये काम करते रहें, यानी कि मान के चलो आप सेब तोड़ रहे हैं या फल तोड़ रहे हैं या बेर तोड़ रहे हैं, तो फिर अगर 2 घंटे आप खड़े रहेंगे सीढ़ी पर अपने पैरों से, तो पैरों के जो तलवे होते हैं वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, और घंटे भर आप सीढ़ी पर स्थगित से खड़े रहे तो आप थक भी जाते हैं, और यदि आपको 4 घंटे ये कोई काम दे दिया जाए तो आप बिल्कुल थक जाएंगे और रात को बहुत नींद आएगी, और नींद में भी आपको वो काम दिखता है कभी कभी जो दिन में आपने इतनी मेहनत से किया है. उसी प्रकार की मानसिक स्थिति इन लाइनों में है. अब वो कवि स्वप्न में है. इन लाइनों में जो कवि है वो सपने का वर्णन करता है. सपने में उसके द्वारा दिन में अनुभव किए गए सेब तोड़ने संबंधी जो संवेग उसके अंदर आते हैं, सेंसेशन उसके अंदर आते हैं, उनको वो एग्जैजरेट करके बताता है, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बताता है. अति विशाल आकार के, मैग्नीफाइड साइज के, यानी सेब जो उसने दिन में तोड़े वो सपने में, उसको अब सपने में है वो, तो बहुत बड़े आकार के सेब दिख रहे हैं. मैग्नीफाइड एप्पल्स एपियर एंड डिसएपियर, जो विशाल आकार के सेब हैं वो कवि को हर जगह पेड़ के तनों में तथा शाखाओं पर दिखाई देते हैं. स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड, तने में और शाखाओं पर दिखाई देते हैं. और वो सपने में छोटे से छोटे सेब तथा अलग अलग रंग के सेब उसको दिखते हैं. एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर. रसेट यानी होता है लाल रंग के, और फ्लैक यानी कि जो सेब पर कई प्रकार के अलग अलग रंगों के खालीपन सा दिखता है, अलग अलग रंग दिखता है सेबों पर, उसको बोला है. तो फ्लैक ऑफ रसेट यानी कि आप समझे, फ्लैक यानी ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कलर, छोटा सा जिसमें निशान बना होता है सेबों पे कलर का, और रसेट यानी रेडिश ब्राउन, बिल्कुल लाल ब्राउन जो सेब का कलर होता है एप्पल का, उसकी बात की गई है. तो वो उसको दिखते हैं. उसके पैर केवल पीड़ा ही अनुभव नहीं करते बल्कि सीढ़ी के डंडों का दबाव भी महसूस करते हैं जो दिन में उसने महसूस किया. माई इनस्टेप आर्च, इनस्टेप आर्च माने वो जो पैर का तलवा होता है, शूज जिसमें अपन पहनते हैं, तो उठा हुआ जो तलवा होता है, तो सीढ़ी पर हम खड़े होंगे तो हमारा तलवा, सीढ़ी का जो गोल डंडा होता है, बांस की डंडा जो होता है उस पर खड़े होंगे तो वहाँ जो दर्द होता है, तो वो जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इनस्टेप आर्च. उसमें न केवल दर्द है, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ ए लैडर राउंड, बल्कि उसके सीढ़ी के डंडों का दबाव भी वो महसूस करता है. आई फील द लैडर स्वे एज द बोज बैंड. और जब वो सेब तोड़ता है तो शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, बोझ मानी शाखाएं बैंड हो जाती हैं सेब तोड़ता है तो कभी, और उनके हिलने डुलने से, शाखाओं के हिलने डुलने से सीढ़ी जो है लैडर वो भी झूलती प्रतीत होती है. स्वे यानी झूलना, स्विंगिंग मूवमेंट, झूलने जैसा उसको लगता है. तो यहाँ कवि ने उस स्वप्न लोक का वर्णन किया है, उस ड्रीम लैंड का वर्णन किया है, इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन हिज ट्रांस्ड स्टेट, जिसमें कि वो खुद को एक ट्रांस्ड स्टेट, एक मुग्धावस्था में उसको लगता है, सपने में वो जो दिखता है वो यहाँ बताया गया है. एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रंबलिंग साउंड of load on load of apples coming in, for I have had too much of apple picking. I am overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall. अब इन लाइनों में आप समझें, यहाँ पर वो बताता है कि जब वो सपने में आगे बढ़ता है, अभी तक तो उसको बड़े बड़े सेब दिख रहे थे, उसने
ये भी देखा कि बर्फ की परत से उसने प्रकृति को, घास को देखा जो सब कुछ सफ़ेद दिख रही थी। अब आगे जब वो बढ़ता है तो वो ध्वनि की तरफ जाता है। अभी तक तो वो दृश्य की बात कर रहा था, अब यहाँ पर डिपिक्शन ऑफ द साउंड, ये लगता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड। तो अपने चारों ओर की दृश्य का वर्णन करने के बाद में जो कवि है वो ध्वनि का वर्णन करने की ओर बढ़ता है यहाँ पर, और वो सेबों के भार से लदी गाड़ियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनता है। रंबलिंग साउंड यानी जो सेलर बिन यानी कोठरी या फिर तहखाना, जहाँ पर के ऐसा कमरा जहाँ पर के सेबों को तोड़ने के बाद इकट्ठा करके रख दिया गया हो, और वहाँ से लेकर के फिर गाड़ियाँ जाती हैं सेबों को भर भर करके, तो उन गाड़ियों की आवाज़, रंबलिंग साउंड उसको अब सुनाई दे रही है, जो गाड़ियाँ सेबों के भार से लदी हुई जा रही हैं। ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, जिन पर के सेब एप्पल्स के सेब के लोड लद गए हैं उन गाड़ियों के, उनकी खड़खड़ाहट की आवाज़ अब उसको सुनाई दे रही है। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड। सेबों की वहाँ अति प्रचुर मात्रा है और वहाँ पर उस काम से अब वो पक चुका है। पहले वो पसंद करता था इस काम को, इसीलिए वो अपने फार्म हाउस पर आया, सेब लगाए, पर अब वो पक चुका है। आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, मैंने, वो कहता है, बहुत सेब तोड़ लिए, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। आई एम ओवर टायर्ड, और मैं बहुत थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, उस महान सेबों की फसल के लिए जो मैंने खुद चाही थी कि मेरे पास इतनी अच्छी सेबों की फसल हो, परंतु अब उस काम से भी पक चुका है। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, परंतु आगे वो कहता है कि अभी तो 10,000 सेब उसके द्वारा छूने से बच गए हैं। चेरिस इन हैंड, उसके हाथों से प्रशंसित होने के लिए बच गए हैं। लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल, और भूमि पर न गिरने के लिए रह गए हैं, अभी मौजूद हैं पेड़ों पर सेब, क्योंकि कवि ने पहले ही सेब तोड़ने का कार्य काफ़ी कर लिया है। वो अत्यधिक थक गया है, ओवर टायर्ड हो गया है, तथा उस बड़ी भारी जो हार्वेस्ट हुई है उसकी पैदावार उससे भी उब गया है, जिसकी इच्छा पहले वो बहुत करता था, डिजायर्ड था वो कि मेरे पास बहुत से फलों का बगीचा हो, पर अब वो सेबों से कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। यहाँ इन लाइनों में ये है, फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ नो मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ। अब इन लाइनों में देखिए वो जो सेब जमीन पर गिर जाते हैं, तो वो कहता है कि सेब जो गिर जाते हैं तो वो खाने के काम तो नहीं देते, पर उनकी साइडर यानी कि जूस बन सकता है, जिसको कह सकते हैं शराब बनती है सेब की, तो उसके काम नीचे गिरे हुए फल काम देते हैं, चाहे वो टूटे फूटे न हो, पर वो इसी काम देते हैं। तो इन लाइनों में सेब उसके हाथों से गिरने नहीं दिए जाते, क्योंकि ऐसे सभी सेब जो भूमि पर गिर जाते हैं, दैट स्ट्रक द अर्थ नो मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक्ड, बेकार या तिरस्कृत समझे जाते हैं। जो जमीन पर गिर जाते हैं वो बेकार समझे जाते हैं, एज ऑफ नो वर्थ, कोई उनकी मतलब नहीं रहता, भले ही वो चटक नहीं गए हों या फट नहीं गए हों। इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल, स्टबल माने शाखा से जो है नीचे गिर करके चटक पटक नहीं गए हों भले, परंतु वो तिरस्कृत समझे जाते हैं, बेकार समझे जाते हैं। वे शराब बनाने के काम में आने वाले सेबों के ढेर में रख दिए जाते हैं। जो हीप है, साइडर एप्पल हीप, यानी जो नीचे गिर गए उन सेबों को शराब बनाने वाले सेबों के ढेर में अलग से रख दिया जाता है। निश्चित तौर से जो नीचे गिर जाते हैं उसके हाथ से फिसल जाते हैं, जिनको वो पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वे खाने के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाते। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड, वॉट एवर स्लीप इट इज, वर ही नॉट गॉन, द वुडचक could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on or just some human sleep। इन कंक्लूडिंग लाइनों में, कविता की अंतिम लाइनों में कवि ये अनुमान लगाता है कि उसकी नींद में क्या वस्तु बाधा डालेगी। अब वो सो चुका है, सपने का वर्णन भी कर दिया, अब वो सोना चाहता है, तो ये भी डर वो है उसके अंदर कि अब वो यदि सो जाएगा गहरी नींद में तो क्या चीज़ें उसको प्रॉब्लम करेंगी, क्या चीज़ें उसके लिए रुकावट डालेंगी, उनके बारे में बात करता है।
संभवतः उसकी नींद वास्तविकता के प्रति सजगता से टूट जाए, जिसकी उपेक्षा उसने स्वप्न में कर दी थी। सपने देखना सबको अच्छा लगता है, परंतु जब लगता है कि रियलिटी में हम बहुत कष्ट में हैं तो कभी कभी नींद टूट जाती है। तो यहाँ एक वुडचक जानवर की बात की गई है। वुडचक ए स्मॉल एनिमल विथ शॉर्ट लेग्स, जिसकी छोटी छोटी टांगें होती हैं, विच लिव्स इन होल्स, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, छेदों में रहते हैं, नेवले जैसे होते हैं, एंड इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में ये वुडचक पाए जाते हैं। तो इनकी खासियत ये होती है कि बहुत नींद में सोते हैं वुडचक। तो वो ये चाहता है कि यदि वुडचक शीतकालीन निद्रा में लीन न हो गया हो तो वो ये बता सकेगा कि मेरी नींद, कवि की नींद मौत या बेहोशी की कोई लंबी नींद है या कोई साधारण नींद जिसका आनंद सभी मनुष्य उठाते हैं। लॉन्ग स्लीप, यहाँ देखिए, वर ही नॉट गॉन द वुडचक कुड से, यदि वो नहीं सोया होगा तो वुडचक ही बता सकेगा वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, कि क्या उसकी नींद गहरी नींद है, मौत वाली। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जैसा कि मैंने बताया, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या फिर साधारण मनुष्य को जो नींद आती है उस जैसी उसकी नींद है, वो ये कहना यहाँ पर चाह रहा है। तो इन लाइनों में उसका सार कहने का मतलब ये है कि कवि कहता है कि उसकी नींद में बाधा डालने वाले तत्व का पूर्वानुमान किया जा सकता है। द स्पीकर रिमार्क्स दैट द सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ हिज स्लीप may be anticipated. Whatever kind of sleep it may be, it is likely to be disturbed or troubled by the dream about reality. One can see what will trouble the sleep of mind, whatever sleep it is, किसी प्रकार की भी नींद हो वो, या किसी भी प्रकार की नींद क्यों ना हो, उसमें इसमें वास्तविकता के विषय में देखिए स्वप्न द्वारा बाधा डाली जा सकती है। उसका कहने का मतलब ये है, इट इज द वुडचक who hibernates during the winter has not already fallen into a state of torpor. It may tell what kind of sleep the speaker's is, whether it is a long sleep or hibernation like its own, or some ordinary sleep commonly enjoyed by all human beings. जाड़ों में लंबी नींद लाने वाला ये जीव होता है वुडचक, यदि कभी नहीं सोया हो तो ये वो बता सकता है कि वक्ता की नींद एक लंबी नींद है या एक सामान्य नींद, जिसका कि सभी सामान्य जन जो आदमी होते हैं, आम आदमी, वो इसका लाभ उठाते हैं। यहाँ पर कवि ये संकेत करता हुआ प्रतीत होता है कि उसकी नींद संभवतः मौत की नींद है, जो कि जागरण की या जीवनकालीन अवस्था में किए गए सेब तोड़ने के कार्य के पश्चात आती है। The speaker seems to point out to the possibility of his sleep being not an ordinary sleep, but the long sleep of death, which follows the task of apple picking, accomplished during a wakeful state. थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको कविता पसंद आई होगी, उसका एक्सप्लेनेशन। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंच जाएगा। इस तरह की ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड और टेक्स्ट बुक रिलेटेड और वीडियो आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। एमपी इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको बहुत से इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।